अठावले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार मुझे जोरदार तालियां चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए ताकि बड़ी शानदार चर्चा। और अठावले सर को हमने बहुत बार बहुत कुछ कहते हुए सुना है, तो हम सब उनके इस जो कहते हैं उसके बड़े मुरीद हैं, बहुत बड़े फैन हैं सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर। और शुरुआत अपने सीधे सवाल के साथ करती हूँ मैं, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया है। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अगर इन 12 साल के कार्यकाल को आपको परिभाषित करना हो प्रधानमंत्री जी के, तो कैसे करेंगे? हाँ, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हैं साल 12। नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरे किए हैं साल 12, क्योंकि उन्होंने जगह दिया है भारत सारा। भारत देश जिंदाबाद का है हमारा नारा, भारत देश जिंदाबाद का है हमारा नारा, लेकिन अपोजिशन के बजा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने 12। तो मतलब 12 साल हमारे पूरे हुए हैं, और 12 सालों में देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो हूँ मुंबई वासी, लेकिन आज मैं आया हूं काशी जी। तो नरेंद्र मोदी जी का एक क्षेत्र है, और मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण का राज्य मंत्री हूं। और मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, और मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में काम करती है। और लगातार 2014 से मैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ हूं, और देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, देश के हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने के लिए, शैक्षणिक न्याय देने के लिए नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान है, और वो देश को आगे ले जा रहे हैं। पूर्णिमा जी सर, थोड़ा सा बस माइक नजदीक आप अपने रखेंगे। और क्योंकि आपने खुद कहा कि आज आप काशी में हैं, हम सब काशी में हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम हैं, गंगा की नगरी काशी में हम हैं, तो विकसित काशी विकसित उत्तर प्रदेश जो आज का हमारा टैगलाइन है, इस विजन को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का विजन है, भारत देश को 2047 में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का उनका मिशन है। आप लोगों को मालूम है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे, तब देश की इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन आज अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। और अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है, और भारत नंबर 4 पर है। बहुत ही जल्द हम नंबर 3 पर जा सकते हैं। तो जिस तरह मतलब कोई भी कितना भी करने दो किसी को शोर, कोई किसी को भी करने दो कितना भी शोर, लेकिन सारे भारत में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है भारत चैनल, भारत 24। नरेंद्र मोदी जी दे रहे विकास पर जोर, नरेंद्र मोदी जी दे रहे विकास पर जोर, फिर क्यों नहीं उनके साथ रहेगा चैनल भारत 24। तो मतलब भारत 24 जो चैनल है, ये चैनल ने आज यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश, अविकसित उत्तर प्रदेश, इस विषय पर यहाँ संवाद रखा है। अनेक नेता यहाँ आए हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने बहुत ही अच्छी भूमिका यहाँ रखी है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह अनेक योजनाएं यहाँ मतलब बनाई है, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड होने के पहले यहाँ 85 सीटें लोकसभा की थी, और 425 सीटें विधानसभा की थी। तो सबसे बड़ा ये स्टेट है, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, यहाँ बनारस से, यहाँ काशी से चुनकर आए हैं। तो उनका भी मतलब उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा लक्ष्य है। तो उत्तर प्रदेश में अनेक योजनाएं बनाई गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है,
रोड कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी बन गई है और एयर सेवा भी अच्छी तरह बढ़ गई है। इसी तरह मतलब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर योगी आदित्यनाथ जी का है और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अच्छा डेवलप होने वाला राज्य है। हमारे मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोग काफी हिंदी भाषी लोग हैं जी। और मेरी पार्टी हिंदी भाषिकों का हमेशा समर्थन करती है क्योंकि मैं मराठी भाषिक हूँ और हमारे मुंबई के कुछ लोग मराठी भाषा के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट करते, अच्छी बात है, लेकिन मराठी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसीलिए मतलब मराठी के साथ साथ हिंदी पर भी हम प्रेम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश विकसित कराने के लिए मोदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी, उत्तर प्रदेश को हमेशा से राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर देखा गया है और आप खुद अठावले साहब बहुत लंबे समय से सामाजिक न्याय का एक प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, दलित राजनीति को आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे देखते हैं? दलित राजनीति को ऐसा देखते हैं कि यहाँ मतलब बहुजन समाज पार्टी जो है ये 14 अप्रैल 1984 में कांशीराम जी ने स्थापित की और वैसे कांशीराम जी हमारे महाराष्ट्र में रहते थे। वो ओरिजिनल पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन डिफेंस में पुणे में वो काम करते थे और उन्होंने बॉम्बसेप नाम का संगठन बनाया था। सभी एम्प्लॉयज को, दलित एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइज करने का काम उन्होंने किया था। बाद में उन्होंने DS4 बनाया था और बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश मतलब पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। तो दलित राजनीति ऐसी है कि आज दलित लोग, इसके पहले तो आदरणीय मायावती जी के साथ रहे हैं और मायावती 4 बार यहाँ की मुख्यमंत्री रही। 3 बार जब वो मुख्यमंत्री यहाँ रही थी तब उनको बीजेपी ने सपोर्ट किया था। 3 बार भारतीय जनता पार्टी बाहर सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी ने कांशीराम जी को या उनके BSP को सपोर्ट किया था और मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी के सपोर्ट से। तो दलित राजनीति ऐसी है कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है टूटता जा रहा है और रिपब्लिकन पार्टी ही मतलब BSP का अल्टरनेटिव बन सकता है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का अल्टरनेटिव BSP बन गई थी और इसके पहले हमारा हाथी सिंबल हमारा था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जब चरण सिंह जी की सरकार थी, वो जब मुख्यमंत्री थे तब हमारे हाथी सिंबल पर 19 MLA चुनकर आए थे और यहाँ 4 मंत्री हमारे थे। साल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब चरण सिंह जी जब CM थे तो अभी हमारी जगह BSP ने ली है, तो BSP की जगह हम एक दिन ले सकते हैं। तो इसी तरह मेरा तमाम उत्तर प्रदेश के दलितों को मेरा आह्वान है, आज तक आपने बहन की तरफ देखा है, अब थोड़ा भाई की तरफ देखो। रिपब्लिकन पार्टी असली पार्टी बाबा साहब की पार्टी है, बाबा साहब ने की विचारधारा की पार्टी है। भविष्य में हमारी पार्टी आगे बढ़ सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जब महाराष्ट्र में NCP और शिवसेना टूटी तो ये कहा गया कि ये BJP का गेम है, बंगाल में TMC टूटी तो कहा गया कि BJP का गेम है। इसे आप कैसे देखते हैं, पार्टियों का टूटना और बंगाल के पर्सपेक्टिव में खासतौर पर TMC में टूट का होना? नहीं, मुझे लगता है कि TMC आदरणीय ममता बनर्जी के बारे में हमको आदर है कि एक महिला होने के बावजूद भी वहां की मुख्यमंत्री 3 बार बनी मुख्यमंत्री, लेकिन अभी वहां बहुत ही ज्यादा गुंडा राज बढ़ गया था और ममता दीदी को इतना मोदी साहब का या NDA का विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे 1998 में, तब ममता बनर्जी वहां NDA की सरकार में रेल मंत्री थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव थे और मतलब नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी थी, नवीन पटनायक थे, DMK थे, ऐसे अनेक पार्टियां अटल जी के साथ थी। तो अभी मतलब एक तो वेस्ट बंगाल में जनता ने इतना वोट दिया
93, 94, 95, 96% तक कुछ क्षेत्रों में वोट मिला। और ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र वहां सारी दुनिया ने देखा है। तो मैंने तो 2-3 बार पार्लियामेंट में मांग किया था कि 100% वोटिंग होना चाहिए, जो हर आदमी ने वोटिंग करना ही चाहिए। लेकिन 50%, 55, 60, 65, 70 के अंदर ही वोट होता है। पहली बार इतना वोट हुआ है। तो वहां जिस तरह लोगों का जो माइंड होता है, आज तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सत्ता में रही, बीजेपी सत्ता के बाहर रही अनेक साल तक। अभी मोदी साहब को मौका मिला है और राहुल गांधी जी को जल्दी मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी जी और मेरी बन गई अच्छी जोड़ी, तब तक हमारे आगे चलती रहेगी गाड़ी। तो राहुल गांधी जी को इतना जल्दी मौका मिलेगा नहीं। राहुल गांधी जी को मेरी हार्दिक बधाई, मेरी शुभेच्छा है कि तुम जहां है वहां आप रहो, हम जहां है वहां हम रहेंगे। तो जब तक मतलब लोग हमारे साथ है, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। आप लोगों को मालूम है कि अटल जी की सरकार एक वोट से हारी थी। भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी के एक मत को एक मूल्य होता है। और अटल जी की सरकार जब एक वोट से हारी थी, सारी दुनिया ने देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाई हुई डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, एक वोट को कितनी कीमत होती है। इसीलिए जब तक लोग हमारे साथ है तब हम सत्ता में रहेंगे, जब नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी। एज का फैक्टर होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भी स्ट्रांग है, मजबूत है, वो भी मजबूत है, मैं भी मजबूत हूं, सब इंडिया के लोग मजबूत है। तो 29 में भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें चौथी बार मतलब सत्ता में बिठाएगी और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगर आपके सामने आज राहुल गांधी बैठे हों रावले साहब, और मैं जानती हूँ आपके पास थोड़ा समय कम है, पर मैं चाहती हूँ कुछ सवाल आपसे ले लूं। अगर आपके सामने आज राहुल गांधी बैठे हों तो आपके स्टाइल में उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी जी के पार्टी के साथ मैं था। 3 बार मैं लोकसभा का मेंबर महाराष्ट्र में था। मेरे पार्टी का अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ था और 3 बार मैं कांग्रेस अलायंस में चुनकर आया था। तो राहुल गांधी जी को मेरा ओपिनियन इतना है कि मोदी जी पर जो टीका करते रहते हैं, रोज टीका करते रहते हैं, उसका कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं। और वो जितना मोदी जी को देते रहेंगे गाली, जितना देनी है उतनी दे दो मोदी जी को गाली, लेकिन देश के, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है देश के अवाली, तो मतलब नरेंद्र मोदी जी सबके प्यारे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अगर मेरे सामने बैठे हो तो मैं राहुल गांधी जी को यही सलाह दे दूंगा कि आप अपोजिशन लीडर है तो अपोजिशन लीडर ही आप रहो, और लेकिन मोदी जी पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना छोड़ दो। हर विषय पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सरकार को साथ देना है अपोजिशन का काम होता है। महिला आरक्षण बिल को आपने रोका, महिला आरक्षण बिल को एक बार सपोर्ट किया, लेकिन अभी महिला आरक्षण बिल को रोककर 29 को मिलने वाला जो मतलब महिलाओं का हक था वो छीनने का काम आपने किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपोजिशन ने इस विषय को, इस मुद्दे को सपोर्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया जी, और ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। एक अंतिम सवाल बस, क्योंकि दर्शकों को आपकी कविताओं का इंतजार रहता है, तो हम विकसित भारत की बात करते हैं। तो विकसित भारत, और आज आप काशी में मौजूद हैं, 4 पंक्तियां आपकी तरफ से समर्पित। मुझे लगता है कि नहीं, जब तक अपने देश में नरेंद्र मोदी जी के विकास, जब तक नरेंद्र मोदी जी के कामों का अपने देश में दिख रहा है प्रकाश, जब तक नरेंद्र मोदी जी के कामों का देश में दिख रहा है प्रकाश, तब तक अपने देश का होता रहेगा विकास। तो ये विकास होता रहेगा और हमारा काम चल रहा है झकास जी, हमारा काम चल रहा है झकास। फिर क्यों नहीं यहाँ दिखाई देगा विकास का प्रकाश। तो विकास का प्रकाश के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं भारत 24 चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी भूमिका आपके सामने रखने का मौका दिया है। लेकिन आपने तो मुझे दे दिया है मौका,
आपने तो मेरे विचार या रखने का दे दिया है मुझे मौका, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत बार दे दिया था धोखा। मुझे मंत्री नहीं बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे दे दिया था धोखा, लेकिन मंत्री पद का दे दिया है मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मौका। तो इसी तरह मैं मंत्री बन गया हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया ढावले साहब आपका। एक बार जोरदार तालियां इस चर्चा के लिए। थैंक यू। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर ही रहें और मैं मैम से, मनोजिज्ञासी सर से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज आप मंच पर रहें। और ये मोमेंटो देकर यहां पर सर को सम्मानित किया जा रहा है और अर्वाचीन ग्रुप का एक पूरा यहां पर फोटो ग्रुप लिया जाएगा। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आप आए तेजी के साथ प्लीज, क्योंकि ये जो तस्वीरें रहती हैं ये याद बनकर रह जाती है और इन्हीं तस्वीरों को देखा जाता है और याद किया जाता है कि किस तरीके से वो पल वो कितने खास थे। और सर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटों सर को सुनने के लिए इंतजार यहां पर सब कर रहे थे। एक अलग अंदाज में सर बोलते हैं और अपनी बात की जो उनकी कहने की एक अलग अंदाज है, उसकी तारीफ, उसकी बात हर जगह होती है, उसकी चर्चा हर जगह होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।